स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों मई 1937 में एक हाइड्रोजन पावर्ड जर्मन एयरशिप LZ-129 हिंडरबर्ग ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू जर्सी में लैंड होते समय आग पकड़ ली, जिसके चलते ये एयरशिप क्रैश हो गया और उस पर सवार लगभग 100 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से 35 की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे को दुनिया का 5th मोस्ट डेडली एयरशिप डिजास्टर माना जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस घटना के लगभग 8 दशक बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में स्पेशलाइज एक कंपनी का गठन हुआ। इसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च और ये नाम इस इनफेमस डिजास्टर पर ही रखा गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक कंपनी ने अपना नाम एक हादसे या डिजास्टर से प्रेरित होकर क्यों रखा। इसका जवाब भी ये कंपनी खुद ही देती है। कंपनी के अनुसार हिंडनबर्ग एक मैनमेड डिजास्टर की एपिटोम यानी पराकाष्ठा था, जिसे पूरी तरह अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि इस हादसे से पहले ये तो साफ ही था कि लगभग 100 लोगों को इस यूनिवर्स की सबसे इन्फ्लेमेबल एलिमेंट यानी हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में बिठाना कहीं की समझदारी नहीं थी। और ये तब हुआ जब इस हादसे के पहले भी लगभग 1 दर्जन हाइड्रोजन बेस्ड एयरक्राफ्ट इसी तरह से हादसों का शिकार हो चुके थे। लेकिन सारे एविडेंसेस सामने होने के बाद भी इस मैनमेड डिजास्टर को घटित होने दिया गया। ऐसे में इस मैनमेड डिजास्टर से प्रेरित होकर बनी इस कंपनी का कहना है कि उन्होंने आज के मैनमेड डिजास्टर्स को होने के पहले ही उनका पर्दाफाश करने की ठानी है। लेकिन अंतर बस इतना है कि ये कंपनी अपनी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च के बलबूते किसी प्लेन क्रैश या इंडस्ट्रियल गैस एक्सप्लोजन को नहीं, बल्कि फाइनेंशियल डिजास्टर्स या फ्रॉड को रोकने में लगी है, ताकि फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट के अनसस्पेक्टिंग विक्टिम इन्वेस्टर्स को वक्त रहते उनके साथ हो रहे भविष्य में होने वाले धोखों से बचाया जा सके। यूं तो कल तक हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की इस कंपनी के बारे में शायद हम में से किसी ने भी सुना नहीं होगा, लेकिन बीते हफ्ते में इसने ऐसी सुर्खियां बटोरी हैं कि आज हर किसी की जुबान पर इसी का नाम है। दरअसल अपनी एक 106 पेज की रिपोर्ट से हिंडनबर्ग रिसर्च ने न केवल इंडियन स्टॉक मार्केट को बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी को भी वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में लगातार नीचे और नीचे ही ढकेलने का काम किया है। और ये सब हुआ केवल एक रिपोर्ट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाल ही में सुर्खियों में रही फेमस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। तो क्या है ये रिपोर्ट और आखिर इसमें ऐसा क्या है कि आज सारी दुनिया इस कंपनी के बारे में जानना चाहती है, और क्यों दुनिया के जाने माने अमीर बिजनेस टाइकून्स भी एनफोर्समेंट अथॉरिटी से ज्यादा अब हिंडनबर्ग के इस नाम से डरने लगे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी और पेपर 4 के एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 31 जनवरी इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही बीते हफ्ते 24 जनवरी को अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम की हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश हुई, इंडियन स्टॉक मार्केट में गौतम अडानी की कंपनी के शेयर्स ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगे। और ये तब हुआ जब 27 जनवरी को ही अडानी एंटरप्राइजेस अपने इन्वेस्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स का ओपन ऑफर रिलीज करने को तैयार थे।
लेकिन इस रिपोर्ट के आते ही शेयर मार्केट ने ऐसी करवट बदली कि अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स द्वारा उसके 51 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ के शेयर सेल ऑफ कर दिए गए, जिस वजह से गौतम अडानी की पर्सनल वेल्थ में भी भारी कमी आई, जिससे वो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में 3rd रैंक से लुढ़क कर 7th रैंक पर पहुंच गए और अभी इस रैंकिंग में और भी गिरावट की उम्मीद की जा रही है। यही नहीं, अडानी जैसे बड़े बिजनेस टाइकून्स पर इस तरह के खुलासे के बाद से ही पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में मानो भूकंप आ चुका है। सेंसेक्स लगभग 850 पॉइंट क्रैश हो चुका है और वहीं निफ्टी 17,650 के आंकड़े के भी नीचे चला गया है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया जिसकी वजह से अडानी ग्रुप और उसके रिपल इफेक्ट से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का ये हाल है। तो चलिए हम इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार उन्होंने गौतम अडानी और उनके फैमिली मेंबर्स के फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स और उनकी कंपनीज के अकाउंट रिपोर्ट्स का 2 साल रिगरस इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके बाद मिले साक्ष्यों यानी एविडेंसेस के आधार पर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप्स पर ये एलिगेशंस लगाए। एलिगेशन नंबर 1, स्टॉक मैनिपुलेशन यानी ओवर वैल्यूएशन। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने स्टॉक्स में 218 बिलियन यूएस डॉलर का मैनिपुलेशन किया है और अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में बीते कुछ डिकेड से इन्वॉल्व है। इसी के बलबूते सितंबर 2022 तक अडानी ग्रुप का कंबाइंड मार्केट कैप लगभग 250 बिलियन डॉलर्स या 20 लाख करोड़ रुपीस का हो गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ज्यादातर बढ़ोतरी बीते 2 से 3 साल में हुई है, जिसके कारण बीते लगभग 2.5 साल में गौतम अडानी की वेल्थ लगभग 13 गुना बढ़ी है। इसमें से ज्यादातर एक्यूमुलेटेड वेल्थ स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन से ही जनरेट हुई है, क्योंकि अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज के शेयर के प्राइसेस बीते 3 सालों में 819% बढ़े हैं, जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार ये 7 कंपनीज डेट और लिक्विडिटी प्रेशर से सफर कर रही हैं। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज अनसस्टेनेबल डेट्स में डूबी हुई हैं, जबकि इन कंपनीज के स्टॉक्स अपनी वैल्यू से कम 80% ओवर वैल्यूड है। अगर हम हिंडनबर्ग रिसर्च के शब्दों में कहें तो अडानी ग्रुप के इन कंपनीज को ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन के माध्यम से ही यहां तक पहुंचाया गया है। एलिगेशन नंबर 2, पम्प्ड अप डिमांड यूजिंग शेल कंपनीज। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च का यह आरोप है कि अडानी फैमिली मेंबर्स ने मिलकर मॉरिशस, यूएई और कैरेबियन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन्स में ऑफशोर सेल एंटिटीज भी क्रिएट करी हैं, जिनके थ्रू वो फॉर्ज्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके फेक और इललेजिटिमेट टर्नओवर शो करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की तरफ से ये सारी प्रक्रिया उसकी लिस्टेड कंपनीज के फंड को इन टैक्स हेवन्स में साइफन करने के लिए किया जा रहा है, ताकि भारत और दुनिया भर से कैपिटल एब्जॉर्ब करके इन टैक्स हेवन्स में अपना पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस आरोप के पीछे गौतम अडानी के ब्रदर्स राजेश अडानी और विनोद अडानी के साथ साथ उनके ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर लगे पास्ट एलिगेशंस और चल रहे ऑनगोइंग केसेस का हवाला दिया है। साथ ही हिंडनबर्ग के अनुसार उन्होंने अपने रिसर्च में विनोद अडानी के मॉरिशस में एस्टैब्लिश्ड 38 शेल एंटिटीज के एविडेंसेस भी जुटाए हैं। यही नहीं, हिंडनबर्ग के अनुसार इनके अलावा साइप्रस, सिंगापुर, यूएई इत्यादि में भी इस ग्रुप की ऐसी ढेरों कंपनीज हैं जिनमें होने वाले ऑपरेशंस का कोई ऑब्वियस साइन देखने को नहीं मिलता। वहीं ना ही इन कंपनीज के कोई रिपोर्टेड एम्प्लॉइज हैं, ना ही इनका कोई इंडिपेंडेंट एड्रेस, फोन नंबर या मीनिंगफुल ऑनलाइन प्रेजेंस है। लेकिन फिर भी अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज से इनके अरबों डॉलर्स के लेन देन के प्रमाण मिलते हैं। कारण साफ है कि अडानी ग्रुप खुद इन शेल कंपनीज के माध्यम से अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि उनकी डिमांड पंप अप हो सके और इसे देखकर इनकी मार्केट डिमांड अपने आप बढ़ जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इन सारे स्टॉक मैनिपुलेशन और वॉश ट्रेडिंग में नोटेड स्टॉक मैनिपुलेटर केतन पारेख के शामिल होने की भी बात कही है। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉश ट्रेडिंग का मतलब उस इलिसिट टेक्निक से होता है जिसमें कंपनी या उसकी रिलेटेड एंटिटीज द्वारा अपनी कंपनी के शेयर इनडायरेक्टली बाई या सेल किए जाते हैं, ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम का नंबर पॉप अप हो सके और मार्केट में यह सेंटीमेंट जाए कि उस कंपनी के शेयर्स भारी डिमांड में है। एलिगेशन नंबर 3, एक्सेस प्रमोटर कंट्रोल ऑफ शेयर्स। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर यह भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इन कंपनीज में इसके प्रमोटर्स का शेयर काफी हाई है। दोस्तों, प्रमोटर्स किसी भी कंपनी के उन लोगों को कहा जाता है जिनका प्राइमरी पर्पस कंपनी के फॉर्मेशन से जुड़ा होता है। ऐसे लोग कंपनी में दूसरे इन्वेस्टर्स को मनी इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट करते हैं और कंपनी की फंक्शनिंग में इन लोगों का अहम रोल होता है।
रिपोर्ट के मुताबिक अडानी टोटल गैस में कंपनी के प्रमोटर्स का ओनरशिप स्टेक 74.8% है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस में प्रमोटर्स की टोटल होल्डिंग 72.64% है और अडानी ग्रीन एनर्जी में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी 60.75% है। हालांकि ये नंबर सेबी द्वारा अलाउड 75% की मैक्सिमम परमिसिबल ओनरशिप की लिमिट से कम है, लेकिन फिर भी इन कंपनीज के मार्केट साइज को देखते हुए ये किसी खतरे से कम नहीं। वहीं हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में यह भी क्लेम करता है कि इन कंपनीज में बची हुई पब्लिक शेयर होल्डिंग भी मेजरली शेल कंपनीज द्वारा अडानी ग्रुप ने ही एक्वायर कर रखी है। ऐसे में इस रिपोर्ट को यह शक है कि ये सभी कंपनीज मार्केट से डीलिस्ट होने या एक फ्रॉड के स्नोबॉलिंग इफेक्ट को पैदा करने की कगार पे खड़ी है, जिसका खामियाजा केवल इनके इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ेगा। एलिगेशन नंबर 4, डेट फ्यूल्ड बिजनेसेस। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की 7 में से 5 लिस्टेड कंपनीज का करंट रेशियो 1 से कम है। इसका मतलब है कि इन कंपनीज के टोटल करंट एसेट इनके टोटल करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कम है। यानी शॉर्ट रन में इन कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि ये अपने लायबिलिटीज को चुका सकें, जो कि एक हेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 में से 5 कंपनीज अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेज में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। यानी ये सभी कंपनीज अपने बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इनफ कैश या प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है। एलिगेशन नंबर 5, इनएडिक्वेट कंप्लायंस। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सिक्योरिटीज मार्केट वॉचडॉग सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बीते सालों में अडानी ग्रुप की 70 से ज्यादा एंटिटीज और प्रमोटर्स पर अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स को पंप करने के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी किए हैं। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि अडानी ग्रुप पर पास्ट में भी 4 मेजर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस करी जा चुकी हैं, जिसमें इस कॉन्ग्लोमरेट पर मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड्स और करप्शन संबंधी लगभग 1.7 बिलियन की हेराफेरी करने का आरोप लगे थे, जिसके बारे में हिंडनबर्ग का ये क्लेम है कि उनके द्वारा सेबी में फाइल्ड आरटीआई रिक्वेस्ट में सेबी की ओर से ये कंफर्म भी किया गया है कि अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स पर इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। इसी सब के चलते हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि बहुत जल्द अडानी ग्रुप के शेयर्स नीचे गिरेंगे, जिसका कारण साफ है कि डेड स्टॉक मैनिपुलेशन से खड़ी हुई अडानी ग्रुप की इमारत जिस नींव पे रखी है वो नींव ही खोखली है और इसे ज्यादा समय तक खड़ा रख पाना नामुमकिन है। हालांकि इस सब के बीच आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस हिंडनबर्ग रिसर्च नामक कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए अब हम इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, 2017 में नेथन एंडरसन द्वारा फाउंडेड हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है, जिसके माध्यम से वो दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में लिस्टेड कंपनीज की अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, मिसमैनेजमेंट और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की भी पड़ताल करती है। यही नहीं, वो अपनी इस रिसर्च एंड एनालिसिस के बेसिस पर ये कंपनी अपना खुद का कैपिटल भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट के अनुसार 2017 से अब तक इस कंपनी ने 16 कंपनीज के पोटेंशियल रॉन्ग डूइंग के बारे में खुलासा किया है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने वाली अमेरिकन एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी निकोला का भी इसी तरह पर्दाफाश किया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि कैसे निकोला फंड कलेक्ट करने के लिए अपने इन्वेस्टर से न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर झूठ बोल रही है, जबकि उसकी फैसिलिटी में ऐसे कोई व्हीकल्स डेवलप हो ही नहीं रहे। इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही निकोला के स्टॉक्स भी 40% से गिर गए थे, जिसके चलते यूएस एसईसी यानी यूएसए की इंडिपेंडेंट एजेंसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी और निकोला के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिल्टन को सिक्योरिटीज फ्रॉड के लिए गिल्टी माना गया। इसी तरह इस रिसर्च कंपनी ने क्लोवर हेल्थ और उसके ओनर चमात पलियापीतिया, चाइनीज फाइनेंशियल सर्विस कंपनी विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एचएफ फूड्स और रायट ब्लॉकचेन जैसी कंपनीज के भी फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशंस और अकाउंट फंड्स को बेनकाब किया था। इनमें से ज्यादातर केसेस में रेगुलेटिंग अथॉरिटीज द्वारा इन कंपनीज के खिलाफ एक्शंस भी लिए गए थे, लेकिन ये पहला मौका है जब हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर कोई भारतीय कंपनी है और इसीलिए इस रिपोर्ट के आते ही इस रिपोर्ट से रिलेटेड एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का दौर शुरू हो गया।
दोस्तों अडानी ग्रुप की लीगल हेड जतिन जलुंधवाला ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट को कंप्लीटली बेसलेस बताया है। उनके अनुसार अडानी ग्रुप के बढ़ते मार्केट डोमिनेंस और ऑनगोइंग $2.5 बिलियन एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को देखते हुए इस रिपोर्ट को मैलिशियसली और मिस्चीवियस इंटेंट के साथ टाइमली प्लान किया गया है, जिससे अडानी ग्रुप, उसके शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को एडवर्स इफेक्ट हुए हैं। इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी एक बुरा असर पड़ा है। ऐसे में उन्होंने बताया कि वो जल्द ही यूएस और इंडिया लॉस के थ्रू हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट रेमेडियल और प्यूरेटिव एक्शन लेंगे। और इसी के साथ अपने कंपनी पर विश्वास जताते हुए अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने एफपीओ के टाइमलाइन या प्राइस में बिना कोई चेंज किए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, एफपीओ या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अपनी कंपनी के न्यू शेयर्स इशू करती है। हालांकि समय के साथ ये बात तो सामने आ ही जाएगी कि आखिर इस रिपोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज में से कौन सही है। लेकिन अगर हम रिसेंट डेटा की बात करें तो 27 जनवरी तक फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के डेटा के अनुसार गौतम अडानी की गिरती मार्केट वैल्यू के कारण उनकी पर्सनल वेल्थ में लगभग $22 बिलियन की गिरावट आ चुकी थी। और इस सब के बीच इन्वेस्टर्स ने भी केवल 25 और 26 जनवरी के 2 दिन में ही अपने 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट खो दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है वो ये कि अडानी ग्रुप के फाइनेंसर्स में LIC और SBI जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, जो कि न केवल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का आधार है बल्कि इन फाइनेंशियल में करोड़ों इंडियन पब्लिक की सेविंग्स भी इन्वेस्टेड है। उदाहरण के लिए LIC के लगभग 8% इक्विटी एसेट्स यानी लगभग 74,000 करोड़ रुपीस अडानी कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जो कि इन कंपनीज की सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग है। यही नहीं, स्टेट कंट्रोल लाइफ इंश्योरर LIC अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की न्यू एफपीओ में भी एंकर इन्वेस्टर है, जो कि फाइलिंग्स के मुताबिक तकरीबन $37 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसे में यदि अडानी ग्रुप की इमारत हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ढह गई तो भारत के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। हालांकि फाइनेंशियल एनालिस्ट और बैंकिंग एक्सपर्ट्स की माने तो ओवरऑल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिस वजह से इस अडानी हिंडनबर्ग टसल से उसमें क्राइसिस पैदा होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी LIC और SBI जैसे पब्लिक ओन्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का इस तरह ओवर डेट और कंट्रोवर्शियल अडानी ग्रुप में इन्वॉल्व होना एक खतरे की घंटी जरूर है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो 23 अगस्त 2022 को क्रेडिट साइट्स, जो फिच ग्रुप की एक यूनिट है, उसने भी अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप एक डीपली ओवर लेवरेज्ड कंपनी है, जो मुख्य रूप से डेट लेकर अपने एग्जिस्टिंग और न्यूली एक्वायर्ड बिजनेसेस में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। वहीं एस इक्विटी के रिसेंट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक अडानी ग्रुप का कंसोलिडेटेड टोटल डेट 2.2 लाख करोड़ रुपीस था, यानी तकरीबन $27.5 बिलियन। इन सब के बीच साल भर के अंदर ही अब अडानी ग्रुप के डेट और स्टॉक मैनिपुलेशन से जुड़ी ये तीसरी रिपोर्ट आने वाले समय में खतरे का संकेत हो सकती है, क्योंकि अडानी ग्रुप को आप सिर्फ एक कंपनी की तरह नहीं देख सकते, बल्कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसमें आम जनों का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। अगर भविष्य में इन कंपनीज का फाइनेंशियल मॉडल फेल हो जाता है तो ये फेलियर ना सिर्फ इन कंपनीज का फेलियर होगा, बल्कि स्टॉक मार्केट से ये रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बहुत लंबे वक्त के लिए हिला सकता है। दोस्तों इस मुद्दे से रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस और काउंटर ओपिनियंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन ऑन इट। और इसी डिस्कशन के थॉट के साथ अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया इज ऑफन सेड टू बी टूथलेस इन प्रिवेंटिंग करप्ट एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। Examine the ethical issues arising out of it with recent examples. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।